सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। आजकल पाकिस्तान की अदलिया जो है उस पे सवालात तो हमेशा ही उठते रहते हैं, मगर माहौल बड़ा गर्म है। और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे अब कोई फैसले तो होते नहीं हैं। तो सियासतदान भी बयान देते हैं, कोई कहता है शादी हाल बना दो, कोई कहता है फलाना हाल बना दो। खासा अदलिया का म्यार इतना गिर चुका है पाकिस्तान की, तो वहां से लोगों को अब पता चल गया कि यहाँ से कुछ नहीं निकलने वाला। देखें, जो कुछ सियासी तौर पर हो रहा है अदलिया के अंदर, जो कुछ सियासतदान कर रहे हैं या सियासतदानों से वास्ताख्तें करवा रही हैं, और उनमें अदलिया की तरफ से कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लोग भी मायूस हो रहे हैं अदलिया से कि भाई इनसे कोई हमें, जिस तरह सियासतदानों से तवक्कुआत खत्म हो गई हैं, या कम से कम जो सियासी सेटअप पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है उससे अवाम की तवक्कुआत जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। और यही सूरत हाल जो है वो जज साहिबान से या अदलिया के जज साहिबान से अवाम की तवक्कुआत जो पूरा ना होने वाली बात जो है वो खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि किसी तरफ से भी कोई रिएक्शन रद्दअमल जाहिर नहीं हो रहा। 27वीं तरमीम पर जब बहस शुरू हुई थी या डिस्कशन शुरू हुई थी और पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर बहस के दौरान कोई भी रद्दअमल नहीं दिया गया अदलिया की तरफ से, सिवाय 2 जज साहिबान के। बाकी से जज साहिबान भी अगर उस वक्त को रद्दअमल जाहिर कर रहे थे, तो अब जो जज साहिबान की फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई थी चीफ जस्टिस साहब ने, तो उसके अंदर भी कहा जा रहा है कि 23 में से सिर्फ 13 जज जो है वहां हाजिर हुए और 10 जज जो है वो आए नहीं उस मीटिंग के अंदर। हालांकि वो एक मुशावराती मीटिंग थी इस सारी सूरत हाल के ऊपर, और इसलिए ये भी एक मतलब 10 जजों का गैर हाजिर होना, उनके मुराद यही है कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, हमें उससे कोई नहीं, या वो डरते हैं या वो ये चाहते हैं कि भाई इस साजिश तरमीम से उन्हें कोई फायदा होगा, तो सीनियर जज निकल जाएंगे तो भाई वो सीनियर बन जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में मायूसी हुई है। चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि जी मुझे खत क्यों लिखे गए, और हम जो जस्टिस मिर्ला ने लिखे या जैसे मंसूर अली शाह ने लिखे, उनकी तरफ उनका इशारा है कि भाई हमें खतों की दावत नहीं करनी चाहिए, मुझसे आके बात करनी चाहिए, मेरे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। बात यह है कि जो बंद कमरों में की जाए उसकी वो अहमियत नहीं होती। बहरहाल जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और अगर उन्होंने खत लिखा है तो कोई गलत नहीं किया, उससे यह है कि बात खुली है। कुछ लोगों के जो जज साहबान जिनको जो खदशात थे उससे लोगों को इल्म हासिल हुआ, वरना बंद कमरे में अगर आगे चीफ जस्टिस से मुलाकात कर ले तो कोई उसका रिजल्ट तो निकलना नहीं था, ना अब निकला इस बात का। लेकिन कम से कम नजरिया तो लोगों का सामने आ गया ना। अब जो वहां पे भी यही बात हुई है कि भाई चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि हम अदलिया जो है वो रिव्यू करके जायजा ले सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई तरमीम करती है, कोई आईन तरमीम करती है, हम उसको रिव्यू करके जायजा ले सकते हैं, लेकिन हम पार्लियामेंट को कानून बनाने से रोक नहीं सकते। अगर ये बात भी है तो फिर उनको रिव्यू लेना चाहिए, लेकिन वो जज साहबान का आपस में डिवाइड है, इसलिए वहां रिव्यू भी नहीं लिया गया। 23 में से 13 जज का हाजिर होना साहब बता रहा है कि भाई वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर हमको रिव्यू ले। तो इस सूरत हाल के अंदर जो जज साहबान फंसे हुए हैं, जो बेचारे जूनियर जज हैं, वो वैसे डरे हुए हैं 27वीं तरमीम से, इसलिए कि जो इस्लामाबाद के वो जज साहबान जिन्होंने ये लेटर लिखा था कि भाई हमें जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी है, ये हमारी काम में मुदाखलत करती हैं, उनका ये रिजल्ट निकल रहा है कि भाई अब उनके ऊपर अदलिया के ऊपर हाथ डाला गया है। अब कहा यह जा रहा है कि जो सीनियर जज थे उस खत को ड्राफ्ट करने वालों में, उनको ट्रांसफर करके, ट्रांसफर का इख्तियार हुकूमत अपने हाथ में रख लिया है, तो उनको तुर्बत के अंदर बलोचिस्तान में, जहां पे के सबसे खतरनाक इलाका है इस वक्त लड़ाई के लिहाज से, वहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है बाबर सत्तार साहब को और सरदार इसहाक साहब को। अब जाहिर है अगर वो या तो वहां जाते हैं तो फिर अपने आप को खतरे में डालते हैं, मौत के मुंह में धकेलने वाली बात है, या फिर ये है कि वो रिटायर हो जाए और उसको कबूल ना करें उस ट्रांसफर को, तो वो खुद ब खुद रिटायर हो जाएंगे 27वीं तरमीम की वजह से। तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई है,
ये सारी सूरत हाल से अवाम इसको महसूस कर रहे हैं और लोग अगिया से मायूस हो रहे हैं कि भाई उन्होंने इस सूरत हाल को बदलने में सियासतदानों को खुला हाथ दिया है। अगर इनकी तरफ से या बार काउंसिलों की तरफ से थोड़ा सा भी रिएक्शन जाहिर किया जाता तो कम से कम एक तहरीक की शक्ल जो है वो इख्तियार की जा सकती थी। तो ये सूरत हाल जो है अदलिया में पेश है जिससे अवाम जो है मायूस हुए हैं और उसकी वजूहत मैंने आपको बता दी। अच्छा खान साहब, एजेंसियां भी कामयाब रही, सियासतदान भी कामयाब रहे, यही वो चाहते थे कि जज एक जगह इकट्ठे ना हों। और मरियम ने तो बड़े गुस्से में ये कहा कि इन जजों को उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया जब नवाज शरीफ को निकाल दिया था। और ये सारा गेम वहीं से चल रही है, ये आपने तफसील से बता दी। एक आपने बात की कि अलहदा कमरों में फैसले नहीं होते। देखिए, एक ऐसा फैसला अलहदा कमरे में किया गया था, फजल रहमान ने किया था। और आज का फजल रहमान आपको भी पता है कि बांग्लादेश में भी ऐसे मसाइल पैदा करने की कोशिश कर रहा है जो पाकिस्तान में थे, वहाँ के उलमा को भी साथ मिला रहा है और उनसे भी ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं कि यहाँ भी ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि जिस तरह पाकिस्तान में अक़लियत करार दिया गया है अहमदियों को। तो क्या देखते हैं, ये उलमा तो अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, अब वहाँ पे निकल गए। देखिए, आप इस बात की मिसाल दे रहे हैं, वो पिटीशन थी जो मैंने मिसाल दी, वो पिटीशन की मैंने मिसाल दी। मैंने तो जजों के मशवरे की बात की है कि भाई उसमें जो सारे जो फुल कोर्ट बुलाई गई थी मशवरे के लिए, उसमें से 23 में से 13 जज गए हैं। जिस पिटीशन की आप बात कर रहे हैं, जिस बात की आप मिसाल दे रहे हैं फजल रहमान वाली की, वो तो बकायदा पिटीशन थी जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थी। और बहरहाल जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है उसके अंदर बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि भाई इस वक्त उलमा का जोर तोड़ने की कोशिश की जा रही है और फजल रहमान जैसे भी आजकल कुछ इस मामले में खामोश है। लेकिन ये इनको मुस्तकिल जो हड्डी डालने वाली बात है उसमें हुकूमत जो है उसको हड्डी डालने की बजाय बस कैसे सख्त कवानीन बनाने पड़ेंगे जिससे इनको पर मुस्तकिल जो है इनका जोर टूट सके। उसके लिए जो बज़ाहिर खबरों से नजर आता है वो ये है कि पंजाब हुकूमत काफी इस पर ऊपर काम कर रही है और बात दूसरे सूबों को भी तरगीब दे रही है कि भाई आप भी इस किस्म के इकदाम उठाएं। ऐसे बात कोर्ट हुए हैं जिसके अंदर पंजाब हुकूमत ने दूसरे सूबों से कहा है कि भाई आप भी इनको, ये नहीं हो सकता कि हम पंजाब में इनको पर सख्ती करें तो ये लोग मूव करके आपके सूबों में जाके ये हरकतें शुरू कर दें, तो आपको भी ऐसे इकदाम उठाने चाहिए। इसी तरह जो डेनमार्क के अंदर जो सलामती काउंसिल है उसमें जो डेनमार्क के मंदूब है वो एक खुसूसी कमेटी के सदर है और उन्होंने भी कल ऐलान किया है कि भाई जो अफगानिस्तान के अंदर 6000 तालिबान है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तालिबान से मुराद पाकिस्तान तालिबान, पंजाबी तालिबान जो वहाँ रह रहे हैं। तो अब हर तरफ से एक किस्म की आवाज उठनी शुरू हुई है कि भाई इन तमाम लोगों को जो शिद्दत पसंद वाला रवैया रखते हैं या मुल्क सिक्योरिटी के लिए मसले बन रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके ऊपर हाथ डाला जाए, उनको दायरा जो है वो तंग किया जाए। तो इसलिए अफगानिस्तान के ऊपर भी ये प्रेशर, अब पहले सिर्फ पाकिस्तान ये बात करता था, अब जब सलामती काउंसिल से डेनमार्क के मंदूब ने जो चेयरमैन है कमेटी के, उन्होंने एक बात कर दी है तो यकीनन अब पूरी दुनिया से ये आवाज जो है उठेगी। और जब तालिबान जो है, पंजाबी तालिबान जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं उनको ऊपर और अफगानिस्तान की हुकूमत को प्रेशर में लाया जाएगा और जो तालिबान वहां पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं उनके ऊपर भी हाथ डाला जाएगा। खान साहब, ये मैंने सवाल किया था कि अब मौलवी अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे बांग्लादेश पहुंच गए हैं, वहां पे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है, वहां की पार्लियामेंट को दबाव में ला रहे हैं, ये कामयाब हो जाएंगे? देखें, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के जो जमीयत उलमा इस्लाम जो है, जो एक पाकिस्तान एक साथ दोनों मुल्क थे, उस वक्त से उनकी ब्रांच वहाँ है, उनके ज़ेर असर लोग भी वहाँ मौजूद है। हसीना वाजिद की पॉलिसी ऐसी थी कि वो इनको जो बाहर का मौलवी था उसको अपने मुल्क में एंटर नहीं होने देते और अपने मुल्क के अंदर भी जमात इस्लामी के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे इकदाम उठाए। जमात इस्लामी के अमीर को वहां पर उन्होंने सहाय मौत भी दी और भी जो तंजीमें हैं वहां पर उनको वो सर उठाने नहीं देती थी। लेकिन ये कि अब जबकि वहां पर हसीना वाजिद का माहौल खत्म हो गया, एक नई हुकूमत आई है,
तो फिर जाहिर बात है कि मुल्ला भी अपने तौर पर दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी पॉलिसी, उन्हें पता है कि जब इंतखाब होना है तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ चीजें लेने के लिए कोशिश करनी है। उस माहौल को गर्म करने के लिए उन्होंने बाहर से इनको फजल रहमान साहब को बुला लिया है। इसके अलावा तो और लोगों को नहीं अभी सुनने में नहीं आया कि उनको बुलाया गया। लेकिन कोई बात नहीं कि भारत से भी बाज़ उलमा जो है वो वहां गए हों और यहाँ हमारे अखबार में वो चीज कोट ना हुई हो। नहीं, दुनिया भर से गए हैं जी, और भी मौलवी गए हैं। हाँ, यकीन गए होंगे। तो जाहिर है जब माहौल बदलता है, सियासी तौर पर आज़ादी मिली है लोगों को, तो अब वो हर मजहबी तबकात जो है वो भी तो अपने आप को खुलकर सामने आ रहे होंगे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो कॉन्फ्रेंस की गई वहाँ पे इस्लाम की बात तो मुझे कोई नज़र अभी तक नहीं आई। सारी नफरत की तकरीरें की गई और बताया गया कि पाकिस्तान में जिस तरह हमने ये कवानीन बनाए गए हैं, इस तरह के कवानीन यहाँ भी होने चाहिए। देखिए, ऐसी कॉन्फ्रेंस से बरात इस वक्त कर रहे हैं का मकसद ये है कि उससे सियासी फायदा उठाया जाए, ताकि हम इसके नाम के ऊपर, मजहब के नाम पे अपने मजहबी तबकात को इकट्ठा कर सकें। जो मजहब और वोट है उसको इकट्ठा करना मकसद है। कोई इस्लाम से मोहब्बत या को खत्म नबूवत के लिए बेचैन होकर ये कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, क्योंकि आगे इंतखाबात होने हैं बांग्लादेश के अंदर हुकूमती तौर पर। तो उसमें उसके लिए जो सियासी माहौल बनाया जा रहा है उसमें मजहबी ताकतें इस किस्म की कॉन्फ्रेंस सिर्फ सियासी माहौल को गर्म करने के लिए मुनक़िद कर रही हैं। खास जर्मनी की क्या मुख्तलिफ खबरें बता दें जरा हमारे देखने वालों को। जर्मनी में जी कल आपने बड़ा ये सवाल उठाया था कि भाई अगर नौजवान यूक्रेन से यहाँ आ गए तो फिर यूक्रेन के रूस जो है उसको खुली छुट्टी मिल जाएगी जी। आज ये खबर मौजूद है कि भाई रूस और अमेरिकन सदर जो है ट्रंप, उनके दरमियान एक मुआहदा और काम हो रहा था और वो फाइनल हो गया है। और जिस तरह उन्होंने गजा के लिए एक अमन मंसूबा बनाया है, इसी तरह यूक्रेन में भी अमन मंसूबे के लिए उन्होंने काम कर रहे थे और उसमें 25 नुकात जो है वो मंसूबा जो है वो तैयार किया गया। और वो अब देखिए उसके ऊपर कौन कौन मुत्तफिक करता है, क्योंकि उसका अमल तो तभी होगा जब यूरोप वाले उसके ऊपर साथ यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय ममालिक जो है वो उसके साथ हामी भरे। उसकी तफसील अभी तक नहीं आई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस अमन मंसूबे के तहत रशिया को बहुत ज्यादा इलाका जो है यूक्रेन का वो रशिया के हवाले करना पड़ेगा। इसी तरह और बहुत सारी बातें जिस पे यूरोपीय यूनियन एग्री नहीं करता वो जो है ट्रंप साहब ने रशिया की फेवर में अपने मुलाकात के अंदर लिखी है। अभी उसकी तफसील एक दो दिन में सामने आ जाएगी। मुझे कहा जा रहा है कि भाई कल रात को 25 नुकात जो है वो लिखे गए हैं और अब हो सकता है कि उस पर या तो यूरोपीय यूनियन और बड़ी ताकतें मिलकर गुफ्तगू करें या उनको भिजवाया जाए। लेकिन बहरहाल एक यूक्रेन में अमन के लिए एक मंसूबा जो है वो पेश किया जाने लगा है। लेकिन अपने तौर पर भी यूरोप के अंदर भी तैयारी जो है, जर्मनी जो है वहां पर भी कल बर्लिन के अंदर जो है आर्मी ने प्रैक्टिस की है। जितने भी स्टेशन है अंडरग्राउंड स्टेशन रेलवेज के, उनके अंदर प्रैक्टिस की गई है कि भाई जंग की सूरत में अगर हमें लोगों को यहाँ रखना पड़े या लोगों को यहाँ पर जो भी सूरत हाल तो पेश होगी उसके तहत उन्होंने इसी तरह वहां लोगों के लिए कल सारा दिन बर्लिन के अंडरग्राउंड स्टेशन के ऊपर आर्मी प्रैक्टिस करती रही है। इस तरह जो लोअर राइन जहां जिस इलाके से बहता है वहां पर 500 व्हीकल गई है आर्मी की और वहां पे आर्जी पुल तामीर करने की प्रैक्टिस जो है वो की जाती रही है। इसी तरह जर्मनी ने कल पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, क्योंकि जर्मनी के अंदर ये कानून है कि भाई जो आर्मी है वो अगर सिविल पुरअमन हालात के अंदर मुल्क के अंदर उसकी ड्यूटी बहुत ही कम से कम मतलब लगाई जा सकती है, उसको कोई एक्टिविटीज करने की इजाजत नहीं है अमन के हालात में। तो जो ड्रोन पीछे यहाँ आते रहे हैं, कहा जाता है कि रशिया से आते थे, अब उनको कल पार्लियामेंट ने ये इजाजत दी है कि भाई वो ड्रोन गिराने की मतलब आर्मी को और पुलिस दोनों को इजाजत दी है कि कोई भी ड्रोन अगर यहाँ पर आता है तो उसको वो गिरा सकते हैं। तो ये बहरहाल एक किस्म की तैयारी है। आप कह सकते हैं कि भाई जंग के हालात जो पैदा हो सकते हैं या बादल जो बुला रहे हैं जो किस वक्त भी जंग का रुख तैयार कर सकते हैं, उसकी तैयारी जो है बहरहाल की जा रही है और वो यूक्रेन की जंग से इसका ताल्लुक है। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। थैंक यू।
ये थे जनाब पाकिस्तान के हालात और यूरोप यूक्रेन जंग क्या मुआहदा हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है जो भी हो वो बेहतर होना चाहिए, जंग को रोकना चाहिए। अगर कुछ अब रूस से ये कह रहा है कि इलाका मुझे दिया जाए, तो बजाय इसके पूरे इलाके को ख़राब किया जाए, जिस तरह यूरोप की तरफ वो बढ़े कल को, तो वहीं पे मुकमका करना चाहिए, जिसे हम सादा लफ्ज़ों में कहते हैं। तो देखते हैं 1-2 दिन में खान साहब क्या रिपोर्ट देंगे और क्या फ़ैसले जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और प्रोग्राम देख